समाज को हम भी पढ़ाएंगे, मतलब आर्मी से अगर रिटायर होंगे तो हम भी यही अच्छा काम करेंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को और सहयोग करेंगे ये सब चीज़ में। इस ज्ञान से आपको क्या मिला? कि हम गरीबों को भी पढ़ना चाहिए और हम भी कुछ कर सकते हैं और दूसरों को भी कुछ करवा सकते हैं झोपड़पट्टी में। आप प्रयागराज की ऊंची ऊंची और चमकती हुई बिल्डिंगों पर निगाह तो सभी लोगों की जाती होगी, लेकिन प्रयागराज के जो झुग्गी झोपड़ी हैं शायद ही उन पर नज़र किसी की जाती। जौनपुर जनपद से विवेक दुबे यह सोचकर प्रयागराज आए कि यहाँ पर जाकर तैयारी करूँगा और कुछ बन जाऊँगा, लेकिन एक दिन उनकी नज़र इन गरीब और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों पर पड़ती है और अचानक ही उनकी सोच बदल जाती है और विवेक दुबे ने अपने पूरे जीवन को इन बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। आज हमारे साथ विवेक दुबे जी हैं। विवेक दुबे जी, स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में। धन्यवाद आपका। जिस तरह से आप छोटे छोटे बच्चों को गरीब झुग्गी झोपड़ी में जाकर शिक्षा की अलग जगा रहे हैं, ये आपकी सोच कैसे बनी? देखिए, शिक्षा का अर्थ ये होता है कि आप ये समझें कि ये संपूर्ण विश्व एक आपका परिवार है और इसमें जितने भी लोग हैं सब आपके परिवार के सदस्य हैं। और अगर कहीं भी अगर लोग कहीं पर बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतों में रह रहे हैं और कहीं पर बच्चे रेलवे ट्रैक के पास रह रहे हैं, शौचालय खोले में जा रहे हैं और कहीं भीख मांग रहे हैं, कहीं कबाड़ बिन रहे हैं, कहीं 12-13 वर्ष की अवस्था में लड़कियां अगर डांस करने जा रही हैं, माताएं 4 बजे उठकर कूड़ा बीनने जा रही हैं, तो भारत का एक वर्ग जो है यह क्यों इस कंडीशन में है, यह एक शिक्षा यह सोचने पर विवश करता है कि ये ऐसा क्यों है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात तब हो जाती है जब 76 वर्ष बाद, जब आज हमारे नरेंद्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहे हैं भारत का, उसी समय, ठीक उसी समय भारत का एक वर्ग, एक कोना, जो आज बच्चे जिनके कंधों पर स्कूल का बैग होना चाहिए था, जिनकी अंगुलियां कीबोर्ड पर, कंप्यूटर के कीबोर्ड पे होनी चाहिए थी, उनके कंधों पर स्कूल का बैग न होकर कबाड़ की बोरियां हैं और अंगुलियां कीबोर्ड पे न होकर अंगुलियां जो हैं वो गंदी जगह से कबाड़ उठाने में जा रही है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है। सर, ये जानना चाहेंगे कि आप तो आए थे प्रयागराज पढ़कर कुछ बनने के लिए, आपकी सोच कैसे बदल गई? मैं प्रयागराज आया था अपनी माता की इच्छा पूरा करने के लिए। क्लास 10वीं के उनके देहांत के बाद उनका इच्छा था कि मैं प्रोफेसर बनूं। तो लेकिन मैं जब आया यहाँ पर देखा कि विश्वविद्यालय में 22,000 जहाँ लोग पढ़ते हैं, सब लोग विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और मेरे साथ जीवन में मैं गरीबी से निकल के आया हूँ। मैं भी बहुत ही मध्यम क्लास का परिवार का रहा हूँ, जहाँ पे 2 गाय एक गाय और 2 बछड़े को पालना मुश्किल हो जाता है। खेती में कहाँ से यूरिया आएगा, कहाँ से डाई आएगा, इसकी व्यवस्था करना मुश्किल हो जाता है। सिंचाई का पैसा कहाँ से आएगा, मुश्किल हो जाता है। ऐसी केस में जब मुझे मेरी माता को 2,000 रुपये में महीने का खर्च निपटाना था, ऐसे केस की मैं बड़ी मुश्किल से ये सब चीज़ों को देखते हुए जब मैं आया हूँ यहाँ पर, बड़े स्ट्रगल करते हुए मैंने अपनी खुद ट्यूशन ढूंढ के पढ़ा के जब अपनी सर्वाइव किया है यहाँ पर। तो ऐसी जगह जब मैं एसडी हॉस्टल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जब मैं एमएससी के दौरान में था, फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान, और एसडी हॉस्टल से मैं जाया करता था यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, तो मैं जब कभी चाय पीने दुकान पे जाता था तो देखता था कि भाई एक छोटा सा बच्चा चाय दे रहा है। दोबारा मैं जब आगे बढ़ता था तो देखा बोरिया लेकर बच्चे कूड़ा बीन रहे हैं। आगे बढ़ रहा हूँ तो देख रहा हूँ सर्प लेकर कुछ लोग मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। कंपनी गार्डन में घूमने जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो लग रहा है बच्चे वहाँ पे भीख मांग रहे हैं। सड़क के किनारे लोग सोए हुए हैं। तो ये मेरे अंदर की आवाज़ ने हमसे प्रश्न पूछा कि क्या यही शिक्षा है? शिक्षा ने ही हमारी दृष्टि उन बच्चों की तरफ डाली और हमारी खुद की कठिनाइयों ने भी इस भावनाओं को उनसे जोड़ा। और ये प्रश्न उठा कि बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ लिख कर विश्वविद्यालय में 22,000 लोग हैं, सब अपना फ्यूचर करियर बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम नहीं जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? तो अगर मैंने सोचा कि इन बच्चों की तरफ पढ़ा जाए, इन बच्चों को इस संघर्ष से निकाला जाए, क्योंकि मैं उस पीड़ा को समझ रहा था कि मैंने वो सब फेस किया था। तो मैंने तय किया कि नहीं, एमएससी बहुत सारे लोग हैं, 200 विद्यार्थी कर रहे हैं, एक ना ही सही 199 लोग तो कुछ करेंगे ही। तो आप चाहते तो पढ़कर कुछ अच्छा बनकर अपना जीवन बेहतरीन जी सकते थे। अब सब ये प्रश्न ये उठता है कि बेहतरीन की परिभाषा क्या है?
लग्जरी लाइफ, नहीं ये तो चरपहिया वाहन और एक बंगला। देखिए ये तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। जब मैं स्ट्रगल के दौरान गुजर रहा था, जब मैं संघर्षों के दौरान गुजर रहा था, तब भी लग्जरी लाइफ चारपहिया था, तभी लोगों के पास थे। तो लेकिन मैं जिस पीड़ा से गुजरा हूँ, मैं जिस संघर्ष से गुजरा हूँ, अगर उसी संघर्ष में लाखों करोड़ लोग गुजर रहे हैं, तो मैं उस संघर्ष को महसूस करके उनके इस पीड़ा को कम न कर सकूं, तो मेरे लिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि मैं तो उस संघर्ष से गुजरा हूँ। आज सर कितने क्लास आपके चल रहे हैं इन झुग्गी झोपड़ी में और कितनी जगह चल रही हैं? 19 केंद्र चल रहे हैं इस समय, और जिसमें 797 बच्चे इसमें एजुकेशन पा रहे हैं, जिसमें नैनी आपके कीड़गंज और मुट्ठीगंज में 647 बच्चे पढ़ रहे हैं। 5 सेंटर नैनी में हैं, और बाकी 3 सेंटर शंकरगढ़ में खुल चुके हैं, और जिसमें से 5 सेंटर और खुले शंकरगढ़ में बाकी है। लक्ष्य है अब मार्च तक हम लोग 1000 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ दें। सर जैसे आपने बताया कि 19 सेंटर आप चला रहे हैं, और इन सेंटरों पे कितने टीचर हैं? दूसरी बात कि जैसे ये सेंटर चल रहे हैं तो वहाँ पर बच्चों को आप क्या क्या उपलब्ध कराते हैं और खर्च कहाँ से आ रहा है? देखिए 19 केंद्र चल रहे हैं, जिसमें 797 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें लगभग 50 बाल टीचर्स हैं। बाल टीचर्स का मतलब वो कक्षा 7, 8, 9, 10 के विद्यार्थी हैं, और ये अपने छोटे छोटे बच्चों को 10 का विद्यार्थी 5 को पढ़ा ले रहा है, 6 को पढ़ा ले रहा है, 9 का विद्यार्थी जूनियर क्लास को, अपने छोटे भाई बहनों को ये क्लास में पढ़ाते हैं अपना ये। और अब ये खर्च जो है अब ये हम लोग का NGO जो है एक बार शिक्षा समिति, इसका टाई अप फिजिक्स वाला से हुआ है। फिजिक्स वाला फाउंडेशन जो है अलग पांडे जी है। अलग पांडे जी बहुत सारी समस्याएं थी हमारी, जैसे उसको सॉल्व करने की ज़रूरत थी, उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी। तो फाइनेंशियल हेल्प पहले तो हमारे जो जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, और मेरे ECC और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो प्रोफेसर्स हैं, ये सब लोग हमें हेल्प करते थे। लेकिन चूंकि बच्चों की संख्या बढ़ती गई, 150 थे बच्चे, 200 थे, अब 900 800 के आसपास आ गए हैं, तो इसका खर्च बढ़ता गया। मासिक खर्च अब हम लोगों का 2 लाख रुपए पर मंथ आ गया है, और यह 2 लाख रुपए पर मंथ का खर्च जो है अलग पांडे जी द्वारा, जो फिजिक्स वाला के फाउंडर हैं, इनके द्वारा ये उठाया जाता है। अलग पांडे जी की मदर रजत पांडे जी जो है, उनकी माता जी इस NGO की हमारी प्रेसिडेंट हैं। और ये सारा खर्च एक ऑफिशियल काम, मैं अलग जी के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे हमें पैसे की ज़रूरत है कि हमें शंकरगढ़ में क्लास खोलना है, 5 लाख चाहिए वहाँ पर, तो अलग जी को फ़ोन करने पर वो सीधा कहते हैं कि अगर ऑफिस वर्क में देर हो रही हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करिए, मैं अपने पर्सनल अकाउंट से आपको पैसे भेजूँगा। ऑफिस वर्क बाद में देख लिया जाएगा। बच्चों की शिक्षा पढ़ाई लिखाई रुकनी नहीं चाहिए। उनके इस फैसिलिटी से सभी बच्चों को हर महीने 2 पेंसिल, 2 रबड़, 1 कटर, बच्चों को 1 बॉक्स, मोम कलर, आर्ट कॉपी हर महीने इनको प्रोवाइड की जाती है। बॉक्स जो है वो साल भर में देते हैं। आपका खर्च कहाँ से? लंबी कहानी है, बहुत ट्यूशन से निकलता था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता था। धीरे धीरे अब जब फुल टाइम चला गया तो अलग जी के साथ बैठकर चर्चा हुई कि अलग जी ने कहा कि विवेक अगर आप पूरा समय दीजिए अपना, तो ये कार्य बहुत अच्छे से और आगे बढ़ सकता है। तो मैं पहले 4 घंटे देता था, 3 घंटे देता था। भीरपुर में जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल में पढ़ाता था, वहाँ से 18-19 हज़ार मिलता था, तो 12,000 रुपये बच्चों पे खर्च करता था, बाकी पैसे अपने खर्च के लिए करता था। तो उन्होंने देखा कि अगर मैं समय पूरा दूँ बच्चों के लिए तो ये बच्चे और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको अब फाइनेंशियली हम आपको हेल्प करेंगे। तो बच्चों की हेल्प के साथ साथ मेरे अकाउंट में 30,000 पर मंथ एज ए डायरेक्टर एंड फाउंडर सैलरी एक पर शिक्षा समिति के तौर पे आता है, जिससे मेरा खर्च चलता है। जी। फिजिक्स वाला के संस्थापक अलग पांडे जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि सारे टीचर हैं, जो बड़े बच्चे हैं वो छोटों को पढ़ाते हैं, तो बड़ों को कौन पढ़ाता है? बड़ों बच्चों को जैसे अभी मैम अभी कंप्यूटर की मैम आई है, कंप्यूटर क्लासेस लगे हुए, जैसे 10 कंप्यूटर हैं, बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं, तो मैम कंप्यूटर सिखा देती हैं, और ये निःशुल्क आज 3 साल से कर रही हैं मैडम। और क्लास 9th के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, अभी उन्हीं कंप्यूटर क्लास है।
क्लास 7th के बच्चे जो हैं वो अभिषेक तिवारी करके हैं, वो पढ़ाते हैं नीचे भी, नीचे क्लास चल रही थी उनकी। और क्लास 8 के बच्चों को यहाँ की एक बच्ची है, यहाँ की 3 बच्चियाँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बड़े अच्छे परसेंटेज के साथ BA क्वालिफाई की हैं 91-84 परसेंटेज के साथ, और वो अभी MA कर रही हैं। तो वो क्लास 8 के बच्चों को, प्रीति नाम की बच्ची है यहाँ की, जो कि झोपड़ी की ही है, वो पढ़ाती है। तो 8 को प्रीति ने पढ़ा लिया, 7th को अभिषेक सर ने पढ़ा लिया, 9th को मैंने पढ़ा लिया। तो बहुत सारे बाल टीचर्स, ये बच्चे 3:30 से लेकर 6:30 बजे तक डिफरेंट क्लास में ये पढ़ते हैं। 6:30 बजे सब आ जाते हैं अपनी क्लास में, अपनी स्टडी करने के लिए। रिस्पेक्टिव टीचर्स वहाँ पहुँच जाते हैं और इन बच्चों को 8 बजे रात तक पढ़ाया जाता है। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। अब आप लोगों को हम दिखाएंगे, एक 13 से 14 वर्षीय बच्ची है। अगर अभी जो है इनके माँ बाप अमीर होते तो जिस तरह से एक कंप्यूटर पे काम कर रही है तो कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई ताज्जुब नहीं था, क्योंकि जिसके पास सारी सुविधाएं हैं तो उसके लिए ये छोटी सी बात है। लेकिन इनके लिए बड़ी बात है। झुग्गी झोपड़ी, जहाँ कंप्यूटर देखना नसीब नहीं होता, वहाँ पर कंप्यूटर के कीबोर्ड में उंगलियां ऐसे चल रही हैं जैसे हारमोनियम में चल रही हों। आप लोगों को दिखाएंगे। क्या नाम है बेटा? सानिया। किस क्लास में हो? 8। कंप्यूटर कब से आप चला रही हो? बताएं, थोड़ा सा इधर देखें। कब से आप चला रही हो? 2 साल होते होंगे। 2 साल हो गए। सारी जानकारी हो गई है? हाँ, और थोड़ी। अभी आप क्या कर रही हो? अभी हम ये सर हमको फॉर्मेट दिए बनाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये फॉर्मेट है, विवेक सर ने दिया है बनाने के लिए। अब हम आपको यहाँ के कंप्यूटर क्लास में चलेंगे। अब आप देख सकते हैं कि सामने कुछ बच्चे कंप्यूटर स्क्रीन पर लगे हैं। ये कंप्यूटर कक्ष है। जिन झोपड़ियों में शराब की बोतलें रखी जाती थी, वहाँ पर कंप्यूटर रखे हुए हैं। निश्चित तौर पे ये जीवन में कुछ ऐसा करेंगे, झुग्गी झोपड़ी वालों के जीवन स्तर में सुधार होगा। आज इनके बच्चे पढ़ रहे हैं और जब ये शिक्षित हो जाएंगे तो इनके बच्चे जो है इस तरह से झुग्गी झोपड़ी में जीवन नहीं बिताएंगे। हमारे साथ जो कंप्यूटर टीचर हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस महादान में ये सहयोग जो कर रही हैं। स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में। थैंक यू सर। थोड़ा सा आप कब से बच्चों को कंप्यूटर सिखा रही हैं? 2 साल से ऊपर हो गया। जी मैम, इसके लिए कुछ वेतन? नहीं, मैं निःशुल्क पढ़ाती हूँ यहाँ पर। आपने कितनी पढ़ाई की है? मैंने B.Ed किया है, B.A. किया है। मैंने स्टेनोग्राफी का कोर्स ITI से किया था और जॉब किया था पहले। अभी नहीं करते हैं, अभी फ्री थे, इसीलिए हम यहाँ पे कंप्यूटर में डिप्लोमा किया है। पति क्या करते हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरे हस्बैंड का बिजनेस है पेंट्स का, और मेरे बच्चे, बड़ा बेटा नोएडा में सॉफ्टवेयर डेवलपर है और छोटा बेटा IIT है, IIT खड़गपुर में B.Tech कर रहा है। तो यहाँ के विषय में आपको जानकारी कब मिली? वही 2 साल से ऊपर हुआ। यहाँ पे पीयूष सर यहाँ के मेंबर हैं, तो वो इत्तेफाक से मेरे घर आए थे, किसी रिलेटिव से मिलने आए थे, तो यहाँ के बारे में पता चला मेरे को, और ऐसी बातचीत में पता चला कंप्यूटर आके रखे पर कोई टीचर नहीं है। तो विवेक सर से आके मुलाकात हुई, तब से जो जर्नी शुरू हुई वो बहुत अच्छी है और अभी तक चल रही है। अच्छा मैम, यहाँ पर आप कितने घंटे अपना समय देती हैं? 2 घंटा। ये जो 2 घंटे यहाँ पर आप देती हैं और देकर जब यहाँ से निकलती हैं तो आपको महसूस क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कुछ समय सफल हुआ। अच्छा लगता है और उम्मीद ये रहती है कि जो लोग पढ़ रहे हैं वो जीवन में आगे कुछ करें और इस बस्ती से निकले वो लोग। जी बिल्कुल। शायद आप मंदिर में पूजा करती तो इतना लाभ नहीं होता जितना आपको यहाँ से हो रहा है। इसका भी श्रेय मैं अपने गुरुजी को दूंगी। हम लोग गुरुजी से अपने सत्संग से जुड़े हुए हैं, गीता ज्ञान लखनऊ प्रमिला भगवान से, तो वही अभी भी कंटिन्यू है। इसलिए उन्होंने जो शिक्षा दी निष्काम कर्म की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो जो मन में एक दीप उन्होंने जलाया था वो अब साकार हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। और हम अपनी तरफ से आपको धन्यवाद करेंगे कि जो आप कार्य कर रही हैं बहुत उच्च है। जी थैंक यू।
जी बताएं। बस समाज से भी और सभी लोगों से यही लगता है, किसी के पास भी अगर समय है और ज्ञान है तो वो दे दूसरे को, समाज को दे। सिर्फ अपने ही लोगों में, अपने ही परिवार में सिमट के ना रह जाए, उस दायरे को बड़ा करे और लोगों के लिए निकल के कुछ टाइम दे। समय का दान सबसे बड़ा दान है, ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। बाकी परोपकार वो सब चीज़ तो साइड में हो जाती है। अपना एक निष्काम तरीके से कार्य करें, बाकी फल ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। बस इसी में खुशी है, इसी में आनंद है। आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे बच्चों के हाथ ऐसे चल रहे हैं जैसे अभ्यस्त हो, क्योंकि अभ्यस्त हैं भी। लगातार 2 साल प्रयास करने के बाद इन बच्चों के जीवन में जो उजाला भर रहा है, जितनी सराहना की जाए यहाँ के शिक्षकों के और यहाँ जो शिक्षकों ने प्रयास किया कम है। क्या नाम है बेटा आपका? सागर वंशकार। जी सागर जी, कब से चला रहे हैं आप कंप्यूटर? कक्षा 7 से। किस क्लास में इस समय हैं? 8 में। 8 में। तो सारी जानकारी हो गई आपको? हाँ, जितना जान। क्या बनना चाहेंगे? आर्मी बनना चाहता हूँ। आर्मी। जीवन में और कुछ क्या करना चाहेंगे? जिस तरह से आपको मुफ्त में शिक्षा मिल रही है, क्या करना चाहेंगे? बदले में आप क्या देंगे समाज को? समाज को हम भी पढ़ाएंगे, मतलब आर्मी से अगर रिटायर होंगे तो हम भी यही अच्छा काम करेंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को और सहयोग करेंगे ये सब चीज़ में। इस ज्ञान से आपको क्या मिला? कि हम गरीबों को भी पढ़ना चाहिए और हम भी कुछ कर सकते हैं और दूसरों को भी कुछ करवा सकते हैं झोपड़पट्टी में। आपके जीवन में तो किसी ने उजाला भरा, आप कितने लोगों के जीवन में उजाला भरेंगे? जब तक जिंदा रहेंगे तो सबके जीवन में उजाला भरते रहेंगे। अगर यहाँ के जो बच्चे हैं इतना प्रण ले लें कि एक के साथ अपने हम तो शिक्षित हो गए, हम 10 लोगों को करेंगे, तो कहीं न कहीं ये चेन बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ के जो टीचर हैं उनके प्रयास को हम धन्यवाद कहेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।